हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सरफेस केमिस्ट्री और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिफरेंट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन फिनोमेना। ठीक है, आगे मूव करते हैं इस चैप्टर के सेगमेंट में, दैट इज द कैटालिसिस। कैटालिसिस भी एक तरीके का सरफेस फिनोमेना है जो हमारे यहाँ पे डिस्कशन का पार्ट बनने जा रहा है। तो बेसिकली कैटालिसिस होता क्या है? कैटालिसिस की बात करें तो हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं उस फॉरेन मटेरियल का जो कि रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट डालता है। आपने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी देखा होगा कि जो कैटलिस्ट है किस तरीके से रोल प्ले करता है, ये आपने जो है ऑलरेडी डिस्कशन किया होगा केमिकल काइनेटिक्स में। तो यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ, जस्ट एक बार कुछ पॉइंट्स है वो हम लोग लिखते चलते हैं। द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ foreign substance इसमें हम लोग फॉरेन सब्सटेंस का जो रोल होता है, इफेक्ट होता है फॉरेन सब्सटेंस ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को अल्टर करेंगे या इंक्रीज करेंगे। मेनली मोस्ट ऑफ द केसेस में इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है कैटलिस्ट का। तो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैटलाइज करने का काम करेंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो फोकस हमारा होने जा रहा है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, इस बात पे फोकस होगा कि इनका एक्शन किस तरीके से होगा। इसका इफेक्ट आपने देखा होगा ऑलरेडी कि किस तरीके से केमिकल काइनेटिक्स में आपने डिस्कशन किया होगा कि कैटलिस्ट किस तरीके से जो है रोल प्ले करता है, केमिकल रिएक्शन के रेट में चेंज करता है। यहाँ पर हम लोग उसके एक्शन के बारे में थोड़ा चीजों को डिटेल करेंगे। तो यहीं से कैटलिस्ट वर्ड पहली बार जो है ये क्वाइंड किया गया, जो कि बर्जीलियस साइंटिस्ट थे अराउंड 1835 के आसपास में। तो कैटलिस्ट वर्ड निकल के आता है वहां से। तो कैटलिस्ट बेसिकली वर्ड कहां से आया कि सब्सटेंस, यहाँ पे बेसिकली सिमिलर वे से एक्सप्लेनेशन इसका जाता है। सब्सटेंस, ठीक है, आप एक बार डेफिनेशन लिखते चलो। सब्सटेंस विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या करेंगे, ये केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेंगे, एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड themselves remain। देखो, ये तो पार्टिसिपेट तो करेंगे केमिकल रिएक्शन के अंदर, लेकिन एज अ खुद अगर देखा जाए केमिकली इनर्ट रहेंगे, केमिकली अनरिएक्टिव रहेंगे, ड्यूरिंग रिएक्शन नहीं होगा इस पे, और इसके अलावा ये कंज्यूम नहीं होंगे। तो रिमेन केमिकली, ठीक है, हमारे एनसीईआरटी से डिफिनीशन है, ये साथ में मैच करा सकते हो। एंड क्वांटिटिवली मींस क्वांटिटी वाइज भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। रिमेन अनचेंज, रिमेन ऑलरेडी हम लोगों ने मेंशन किया। रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटिवली अनचेंज, ठीक है, अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तब रिएक्शन होगा, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन आप देखोगे कि वो इनिशियल स्टेज में आर नोन एज, इनको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, आर नोन एज कैटलिस्ट। ठीक है, तो आज डे टू डे लाइफ में कैटलिस्ट भी वर्ड एक कॉमन वर्ड हो गया है, यूज किया जाता है फ्रीक्वेंटली। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर केमिकल वर्ड में बोला जाए तो जो है कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। बट डे टू डे लाइफ में भी तो आप वर्ड यूज करते हो क्योंकि इसको कैटलाइज किया तब इन्होंने ये परफॉर्म किया। तो इस तरीके से जो है कैटलिस्ट एक कॉमन वर्ड हो गया है आज के लाइफ में, नॉट ओनली लिमिटेड टू द केमिकल वर्ड बट लिमिटेड टू ऑल वर्ड। इस तरीके से हम लोग का रोल है एज अ फैकल्टी, हम लोग जो है एज अ कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, सच दैट वी कैन इंप्रूव योर रेट टुवर्ड्स द जेई को। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैटलिस्ट का भी रोल ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन यही होता है, और इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं एंड दिस फिनोमिना is called as catalysis। इसको हम लोग बोलते हैं कैटालिसिस। ध्यान रहे, तो यहाँ पे जो कैटालिसिस बेसिकली है ये रिलेटेड है रेट ऑफ रिएक्शन में जो सब्सटेंस है, पार्टिकुलर सब्सटेंस इन्वॉल्व है,
टू इंक्रीज द रेट ऑफ। अब डे टू डे लाइफ में ऐसे जो है कई सारे एग्जांपल देखे होंगे, रिएक्शंस देखे होंगे जहाँ पे कैटलिस्ट का रोल होगा। जैसे हेबर प्रोसेस बेस्ट एग्जांपल है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जब अमोनिया प्रिपेयर किया जाता है तब इन दैट केस कैटलिस्ट का रोल होता है, उसमें आयरन एज अ रोल प्ले करता है कैटलिस्ट का, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। सिमिलरली आप हाइड्रोजनेशन देखा होगा 10th क्लास में कि हाइड्रोजनेशन जब आप रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन, तो वहाँ पे निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम या जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी तरीके का हम लोग का जो है कंसीडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर लिखना चाहें तो आप उस पार्टिकुलर एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। साथ में ये भी मेंशन कर सकते हैं कि पार्टिकुलर ये जो कैटलिस्ट वर्ड निकल के आया ये निकल के आया है फ्रॉम द बर्जिलियस अराउंड 1835 में, ये जो है चीज मेंशन किया गया था। तो ये बेसिकली हमारा कैटलिस्ट है। उसके अलावा अगर कैटलिस्ट हम लोग जब सुनते हैं तो एक और दो वर्ड हम लोग को सुनने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोमोटर। ठीक है, अब ये प्रोमोटर्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा जो है ध्यान देना। प्रोमोटर्स क्या होते हैं, तो प्रोमोटर वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को बढ़ाने का काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या कर रहा है, खुद जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन प्रोमोटर क्या होते हैं, प्रोमोटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के काम करते हैं। तो प्रोमोटर आर द substance which increases the activity of किसकी एक्टिविटी को, द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट खुद रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा और कैटलिस्ट को एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है वो होता है प्रोमोटर। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा हायर लेवल का होता है कि किस तरीके से प्रोमोटर रोल प्ले करता है। थोड़ा सा इस चीजों को डिटेल करेंगे वंस अगेन जब हम लोग जो है इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आइडिया लगाएंगे कि किस तरीके से प्रोमोटर रोल प्ले करता है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को इंक्रीज करने में या इनहेंस करने में। तो जो है लिख सकते हो आप, सब्सटेंस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट आर कॉल्ड एज द प्रोमोटर। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका अगर मैं कंसीडर करूं, दैट इज द हेबर प्रोसेस। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया प्रिपेयर किया जाता है तो नो डाउट आप आयरन कैटलिस्ट यूज करते हो। ठीक है, आयरन सॉलिड यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हो, बट साथ साथ जो मॉलिब्डेनम ये रोल प्ले करता है एज अ प्रोमोटर की तरह। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या बोल सकते हैं, ये हो गया कैटलिस्ट, और जो मॉलिब्डेनम यूज किया जा रहा है यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रोमोटर। ठीक है, ये हो जाएगा और ये अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जो है आइडिया लगा सकते हो कि मॉलिब्डेनम का रोल क्या होगा। मॉलिब्डेनम इस आयरन कैटलिस्ट के एक्टिविटी को इनहेंस करने का काम करेगा। ठीक है, सिमिलरली आप वर्ड सुनते होंगे, यहाँ पे एक और वर्ड सुनने को मिलेगा, दैट इज द पॉइजन। अब ये पॉइजन क्या होते हैं, तो पॉइजन होते हैं कि सब्सटेंस विच डिक्रीज। ठीक है, कहीं कहीं पे जरूरत ये भी पड़ेगी कि अगर कैटलिस्ट हाईली एक्टिव है तो उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करना पड़ेगा फॉर द पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो सब्सटेंस विच डिक्रीजेस the substance which decreases the activity of catalyst, the substance which decreases activity of catalyst are called as the poison। उसको बोलते हैं जो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को डिक्रीज करने का काम करे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने सुना होगा इसको कि जब हम लोग एल्काइन लेते थे और एल्काइन से हाइड्रोजनेशन कराना रहता था तो हम लोग क्या करते थे, हाइड्रोजन लेते थे और निकेल एज अ कैटलिस्ट यूज करते थे। ठीक है, प्लेटिनम भी यूज कर सकते हो, कॉमनली निकेल यूज किया जाता था एज अ कैटलिस्ट फॉर द हाइड्रोजनेशन। उस केस में क्या होता था, इसका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होता था और ये एल्काइन से एल्केन में कन्वर्ट होता था। लेकिन अगर मुझे स्टॉप करना है इस रिएक्शन को, एल्कीन पे स्टॉप करना है, तो इन दैट केस हम लोग पॉइजन का यूज करते थे। तो यहाँ पे सल्फर विथ बैरियम सल्फेट ये सभी मिक्सचर एज अ पॉइजन की तरह काम करता था। यहाँ पे रोल उसका वही होता था। ये क्या करता था, इस पर्टिकुलर कैटलिस्ट के जो रोल है, मतलब कैटलिस्ट की एक्टिविटी है उसको डिक्रीज करने का काम करता था। और हम लोग अगर चाहते थे कि रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाए एल्कीन पे, तब इन दैट केस ये पॉइजन का यूज किया जाता था। तो आपने इस रिएक्शन को देखा होगा, लिंडलर्स प्रोसेस या बर्च रिडक्शन हो सकता है, तो आप वहाँ पे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया यूज कर सकते हो, सच दैट कि वहाँ पे जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन के लिए ना जाए। तो वो चीज आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ये दो टर्म्स हम लोग जो है फ्रीक्वेंटली जब कैटलिस्ट वर्ड यूज करते हैं तो प्रोमोटर और पॉइजन भी दिमाग में बना रहना चाहिए कि इन दोनों का बेसिक रोल क्या है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो कि कैटलिस्ट है क्या,
कैटलिस्ट किस सब्सटेंस को बोलते हैं, ऐसे आपने जो है सुना होगा इसके पहले भी, और प्रोमोटर और पॉइजन क्या है। फिर हम लोग जो है क्लासिफाई करते हैं कि किस टाइप के कैटलिस्ट हम लोग को देखने को मिलता है इन द डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। फिर हम लोग इसके मैकेनिज्म पार्ट पे डिस्कशन को एक्सटेंड करेंगे, तो पहले आप इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज टाइप ऑफ कैटलिस्ट, किस टाइप की कैटालिसिस हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी बनती है, एक तो होमोजीनस कैटालिसिस, होमोजीनस कैटालिसिस। अब इस केस में क्या होता है, होमोजीनस एज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि पर्टिकुलर जो फेज है कैटलिस्ट का और रिएक्टेंट का, दे आर इन द सेम फेज। तो होमो मींस सेम, जीनस मींस होमोजीनस होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोला जाता है कि होमोजीनस कैटालिसिस में, ठीक है, ये वर्ड यूज कर सकते हो होमोजीनस कैटालिसिस में, ठीक है। इन दिस reactant and catalyst will be in same phase, ठीक है, सेम फेज। तो अगर मान लो कि कैटलिस्ट लिक्विड स्टेट में है तो रिएक्टेंट भी लिक्विड स्टेट में, सिमिलरली अगर गैस स्टेट में तो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। सॉलिड में हम लोग नहीं देखते, ऐसा नहीं होगा कि सॉलिड का होगा, क्योंकि सॉलिड में हम लोग जो है उस टाइप की फिनोमिना नहीं देख पाते। तो हम लोग बेसिकली ये ऑब्जर्व करते हैं जो इस टाइप का फिनोमिना है, ऑब्जर्व इन द आइदर लिक्विड फेज हो सकता है या गैस फेज हो सकता है। तो ये भी आप जो है नोट में लिख सकते हो कि ऑब्जर्व इन लिक्विड और गैसियस, ठीक है। या तो सभी के सभी गैस फेज में होंगे, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट गैस फेज में होंगे या लिक्विड फेज में होंगे, ठीक है। इन्हीं दोनों में देख सकते हैं। सॉलिड का केस हम लोग यहाँ पे नहीं ऑब्जर्व करते। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे ध्यान है, बट सिंपल सा है, होमोजेनस कैटालिसिस में रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट शुड बी इन द सेम फेज। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज गोइंग टू बी द होमोजेनस कैटालिसिस, ठीक है। तो ये चीज आप जो है देख सकते हो। कैसे, आप देखो एग्जाम्पल की बात करें, इसमें कई सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। दैट इज द फर्स्ट वन मेंशन किया जाए, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। अगर SO2 को ऑक्सीडाइज किया जाए सल्फर ट्राइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड को अगर मुझे ऑक्सीडाइज करना है, ये गैसियस फेज में है, और इसको ऑक्सीडाइज करना है SO3, O2 हम लोग को गैस यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है ना, कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो होता है NO गैस, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहां पे देख सकते हो कि जो रिएक्टेंट है, these are our reactant, they are in the gaseous phase। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो ये हमारा कैटलिस्ट हो गया जो कि गैसियस फेज में। तो बोथ आर इन द सेम फेज। इफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, दे आर कंसीडर दैट रिएक्शन कंसीडर एज द होमोजेनस कैटालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये हम लोग का एक एग्जांपल हो जाता है होमोजेनस कैटालिसिस का। और भी रिएक्शन लिख सकते हो आप। सेकेंड वन, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जो एस्टर है उसको अगर हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, पता है आपको एस्टर क्या होता है। तो अगर इसको हाइड्रोलिसिस करते हो तो देखना आप रिएक्शन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आप लिक्विड लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा एस्टर। इसको अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो, वाटर इज ऑल्सो अ लिक्विड फेज। उसी के अलावा H+ जो कि एक्वस होगा, मिस बेसिकली आपका वही सेम कहानी कि एक्वस फेज में सभी है, लिक्विड फेज में सभी है। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होकर फॉर्म करेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH और CH3OH। ये वेल फेमस रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो है, जो कैटलिस्ट है, दिस इज आवर कैटलिस्ट। जो एसिड है ये कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट और करेस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंट है, दे आर इन द सेम फेज। तो दिस कैन बी आल्सो कंसीडर्ड एज द होमोजेनस कैटालिसिस। सिमिलरली और भी रिएक्शन देख सकते हो, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। कि शुगर को हाइड्रोलिसिस जब किया जाएगा, हम लोग को पता है शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है। इसको अगर आप एक्वस मीडियम में लेते हो वाटर के साथ में, तो ये भी लिक्विड स्टेट पे है, एक्वस फेज हो गया। तो बेसिकली ये जो है सेम फेज में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या फॉर्म कर लेंगे, ये बना लेगा C6H12O6 और सिमिलरली C6H12O6, दोनों का सेम फॉर्मूला होगा। बट एक हमारा मॉलिक्यूल आएगा फ्रक्टोज का और एक आएगा ग्लूकोज का, ठीक है। दोनों ये मोनोमर्स यहाँ से निकल आए जो शुगर मॉलिक्यूल के लिए होंगे। तो ये सभी एग्जांपल है जहां पे कि
corresponding reactant as well as the catalyst are in the same. ठीक है, क्लियर है इतनी बात. नेक्स्ट है दैट इज द हेट्रोजीनस कैटलिस्ट. जो सेकेंड कैटेगरी बनती है कैटलिसिस की, दैट इज द हेट्रोजीनस कैटलिसिस. हेट्रोजीनस कैटलिसिस. अब ये इसमें क्या है, इसकी खासियत क्या है कैटलिसिस की, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को ये मिलता है कि जो है ऑब्वियस केस है, हेट्रो मेंशन किया गया है, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट विल बी नॉट इन द सेम फेज. क्लियर बात है. तो आप लिख सकते हो कि इन दिस reactant and catalyst will be in different phase. अगर एक लिक्विड है तो दूसरा गैस हो, या एक सॉलिड है तो दूसरा गैस हो या लिक्विड हो, तो इन दिस रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट विल बी इन डिफरेंट फेज. ठीक है, दोनों का फेज सेम ना. जैसे इसमें एग्जांपल अगर हम लोग कंसीडर करें, वो वंस अगेन ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट वे से रिएक्शन है. ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 जिसको हम लोग जो है यहाँ पे बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस. ठीक है, ये यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन में. तो ये क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन कैसे कराया जाता है कि SO2 जो कि गैस है, इसको O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम. तो प्लेटिनम सॉलिड हो गया, ये सभी गैस फॉर्म है. तो जो रिएक्टेंट है दिस इज इन द गैस फॉर्म, लेकिन यहाँ पे ये सॉलिड, तो मींस जो है फेज इनका अलग अलग है. यहाँ पे SO3 फॉर्म कर लेगा, बट दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट. हेट्रोजीनस कैटलिस्ट. नेक्स्ट आप जो है, ये भी वेल फेमस रिएक्शन है जो आपने सुना होगा, दैट इज द हेबर प्रोसेस. कहाँ यूज किया जाता है ये, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया के लिए यूज किया जाता है. क्या होता है इसमें, तो हम लोग यूज करते हैं नाइट्रोजन जो कि गैसियस फॉर्म में रहेगा. सिमिलरली हाइड्रोजन जो कि गैसियस फॉर्म में होगा, ये रिएक्ट करेगा आयरन सॉलिड के प्रेजेंस में. तो आप देख सकते हो कि ये गैसेस हैं, राइट, गैस फॉर्म में, और ये सॉलिड फॉर्म में है, ये फॉर्म कर लेगा अमोनिया गैस. तो बेसिकली क्या है, आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर इन द डिफरेंट फेज. ठीक है, डिफरेंट फेज में है ये रिएक्शन कर रहे हैं. तो यहाँ पे बेसिकली ये भी एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं. उसके अलावा एक और रिएक्शन है, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, जिसको हम लोग ओस्टवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस. ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या देखते हैं कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराते हैं. अमोनिया गैस है, सिमिलरली जो है हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ऑक्सीजन. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम सॉलिड. तो आप देख सकते हो कि दिस इज इन द गैस फेज, दिस इन द सॉलिड फेज. तो यहाँ पे ये कन्वर्ट होकर फॉर्म कर लेगा N. क्लियर है बात. तो हम लोग जो है इस ऑक्साइड के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, जो आगे चल के हम लोग जो है बोलते हैं कि ये यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट. दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, जहां पे कि रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर इन द डिफरेंट फेज. एक और वेल फेमस रिएक्शन जो आपने सुना होगा, दैट इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, यानी कि वेजिटेबल ऑयल. ये आपने सुना होगा. तो वेजिटेबल ऑयल्स में बेसिकली क्या होता है, अनसैचुरेशन होता है. जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जो जिसको घी में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि अनसैचुरेशन होता है. तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए रख दिया जाए वेजिटेबल ऑयल, तो रेंसिड हो जाता है, मींस उससे स्मेल आना शुरू हो जाता है. तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि वेजिटेबल ऑयल्स को अगर कन्वर्ट करना है वेजिटेबल घी में, जिसको हम लोग पहले डालडा वगैरह यूज करते थे वर्ड उसके लिए, तो वेजिटेबल ऑयल्स को क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये लिक्विड स्टेट में होगा, ये गैस स्टेट में होगा, और जो निकल यूज किया जाता है वो सॉलिड स्टेट में होगा. तो यहाँ पे ये वेजिटेबल घी फॉर्म करता है, जिसको हम लोग डालडा बोलते थे पहले, आजकल यूज में नहीं है. तो ये जो है वेजिटेबल ऑयल्स को घी में कन्वर्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है. तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो कैटलिस्ट है दैट इज इन द डिफरेंट फेज, और जो रिएक्टेंट है दैट इज इन द डिफरेंट फेज. तो ये कुछ एग्जांपल हेट्रोजीनस कैटलिसिस के. अब आपके दिमाग में होगा कि इसको सरफेस फिनोमिना से क्या लेना देना है, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर कैसे ही आ गया. तो जो कैटलिसिस का ये वाला पार्ट है, दैट इज द हेट्रोजीनस कैटलिसिस. ये पहले भी डिस्कशन का पार्ट बना था कि जब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे जो हेट्रोजीनस कैटलिसिस है वो हमें उसमें सरफेस फिनोमिना देखने को मिलेगा. तो कैटलिस्ट जो सरफेस ऑफर करता है, इस वजह से ये सरफेस केमिस्ट्री के अंदर डिस्कशन होमोजीनस में नहीं होगा, क्योंकि होमोजीनस में आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो वो डिस्कशन का पार्ट नहीं बनने जा रहा है. तो आप यहाँ चाहो तो नोट में लिख सकते हो. ठीक है, क्या लिखा जा सकता है, जिसको हम लोग जो है डिस्कशन में रखने जा रहे हैं कि हेट्रोजीनस कैटलिसिस ओनली, ऐसे लिखा जा सकता है, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा. ठीक है, ओनली हेट्रोजीनस कैटलिसिस
heterogeneous catalysis will be part of surface chemistry। ठीक है, इसी में हम लोग सरफेस देखेंगे, बाउंड्री देखेंगे, और जिसकी वजह से हम लोग इंटरफेसेस, बेसिकली आप इंटरफेस देखने जा रहे हो, तो ओनली हेटेरोजेनस कैटलिसिस विल बी पार्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, नॉट होमोजेनस कैटलिसिस। ठीक है, पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे इनिशियली कि कहाँ कहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री देखने को मिलता है। हमारा मेन फोकस रहेगा कि हेटेरोजेनस कैटलिसिस में किस तरीके से कैटलिस्ट रोल प्ले करता है, इनका रोल किस तरीके से होगा, किस तरीके से मैकेनिज्म फॉलो करता है, उस चीज़ों को हम लोग जो है डिस्कशन में रखने जा रहे हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, दैट इज द टाइप ऑफ कैटलिसिस, फिर हम लोग जो है इसके रोल के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से एक्शन होता है डिफरेंट कैटलिस्ट का। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज द एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिसिस, बिकॉज हेटेरोजेनस कैटलिसिस में ही हम लोग जो है सरफेस फिनोमेना यानी कि एड्सॉर्प्शन फिनोमेना देख सकते हैं। तो इस वजह से ये डिस्कशन का पार्ट यहाँ पे बन जाता है, और इसी के थ्रू हम लोग समझेंगे कि जो कैटलिस्ट है वो किस तरीके से एक्शन करता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो थ्योरी हमारे सामने है, एक तो हम लोग बोलते हैं ओल्ड थ्योरी ऑफ कैटलिसिस, ओल्ड थ्योरी जो कि कंप्लीटली बेस्ड है एड्सॉर्प्शन वाले पे, तो ओल्ड थ्योरी ऑफ कैटलिसिस आप लिख सकते हो। और दूसरा हम लोग का मॉडर्न थ्योरी होगा, ये पूरा का पूरा बेस्ड है, अगर लिखना चाहो आप लिख सकते हो, बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन फिनोमेना। ठीक है, ये कंप्लीटली बेस्ड है एड्सॉर्प्शन फिनोमेना। ठीक है, इसकी खासियत क्या है थोड़े से हम लोग देखते चलेंगे फिनोमेना। ठीक है, ये खासियत थोड़ी सी हम लोग देखते चलते, क्या है कि रिएक्टेंट्स in gaseous phase, reactant in gaseous phase are in solution are adsorbed। इस तरीके से हम लोगों ने मेंशन किया था कि एड्सॉर्प्शन फिनोमेना कैसे अकर होता है, वैसे ही इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन फिनोमेना ये है कि रिएक्टेंट इन द गैसियस फेज आर इन द सॉल्यूशन। दो केसेस में हम लोगों ने देखा था कि एड्सॉर्प्शन फिनोमेना अकर हो सकता है सॉलिड सरफेसेस पे, एक तो गैस हो सकता है या सॉल्यूशन का हम लोगों ने देखा था। तो इन सॉल्यूशन आर एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। ठीक है, सॉलिड कैटलिस्ट, जो सॉलिड कैटलिस्ट है उस पे जाकर एड्सॉर्ब हो जाएंगे जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल है, जो कि गैसियस फेज में हो सकते हैं या सॉल्यूशन फेज में हो सकते हैं। उसके अलावा क्या मेंशन करता है ये ओल्ड थ्योरी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट कि अगर आप इंक्रीज करते हो, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactant increase in the concentration of reactant on the surface increases the rate of reaction। ठीक है, increases the rate of reaction, मीनिंग थोड़ा सा इसको समझना, यहां से थोड़ा आइडिया आ सकता है। ठीक है, कि किस तरीके से ये एक्सप्लेन करा। सेकंड पॉइंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये तो उसी चीज को दिखा रहा है कि फिजिजॉर्प्शन कैसे अकर होता था, किस तरीके से गैसेस मॉलिक्यूल जो कैटलिस्ट जो सरफेस है उस पे जाकर अटैच होते थे। यहाँ क्या बोला है कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये कैसे होगा समझो आप कि गैसेस मॉलिक्यूल है, जो गैसेस मॉलिक्यूल है ये मूव कर रही है पर्टिकुलर डिफरेंट डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रही है, और पार्टिकुलर जो वॉल्यूम है वो बहुत ग्रेटर एक्सटेंट तक ऑक्युपाई की। अब आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े होंगे कि अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है तो इन दैट केस उनके बीच का जो कोलिजन है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब इसको कैसे समझा जा सकता है कि जब रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं और वॉल्यूम ऑक्युपाई किए हैं लार्जर, तो इन दैट केस द पॉसिबिलिटीज ऑफ collision is going to decrease, यानी कि in the result the rate of reaction is going to decrease। लेकिन जब ये सरफेस पे आकर एड्सॉर्ब हो जा रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, अगर हम लोग देखें, अगर इस सरफेस पे मान लीजिए सरफेस पे आए और किसी तरीके से एड्सॉर्ब हो गए, ठीक है, तो इनके बीच का जो कोलिजन होने के चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। जब ये आउटसाइड में है तो इनके बीच का जो पाथ होगा, ये जो भी होगा वो ज्यादा होगा, इस वजह से आपस में जो इंटरेक्शन है वो नहीं हो पाएंगे। तो बेसिकली कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट वो सरफेस प्रोवाइड करता है सच दैट कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज तो आए,
राइट। अगर क्लोज आएंगे तभी तो रिएक्शन के बारे में सोचा जा सकता है, कोलिजन के बारे में सोचा जा सकता है, कोलिजन से हम लोग प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं। विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द रिएक्शन। तो रिएक्शन का जो रेट मींस कितने रेट क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर ये सेपरेट है मतलब किसी सरफेस पे नहीं है तो इन दैट केस द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी लेस। बट अगर सरफेस पे आकर चिपक गए और उसके बाद एक दूसरे के क्लोज आएंगे, अपने में बातें करेंगे और जो है रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे भी चीजें समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि जो सरफेस है, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है वो साइड जहाँ पे कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से बात तो कर सके तभी तो बात आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे भी यही चीज है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी, जिसका रिजल्ट होगा कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, तो खूबसूरत सा फिनोमिना है कि सरफेस जो प्रोवाइड कर रहा है सरफेस पे जाके मॉलिक्यूल्स जो है अगर कंसंट्रेशन सरफेस पे इंक्रीज करेगा तो कोलिजन इज गोइंग टू इंक्रीज, इन द रिजल्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज। क्योंकि ओल्ड थ्योरी है हम लोग का जो कैटलिसिस का वो बशर्ते इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसके अलावा एक और हम लोगों ने मेंशन किया था कि जो हम लोग का एड्सॉर्प्शन फिनोमिना है दैट इज गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक इन द नेचर, यानी कि हीट रिलीज होगा। अब इस जब हीट रिलीज हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा, पैसा कमा रहे हैं तो पैसा यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज होता है कि जो एड्सॉर्प्शन फिनोमिना अकर होता है सरफेस में, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज होगा और उस हीट का यूज किया जाएगा फॉर द रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आती है। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि एड्सॉर्प्शन बीइंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एड्सॉर्प्शन बीइंग एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, इस द रिजल्ट क्या होगा, द रिजल्ट heat is the result heat of being exothermic, as a result heat of adsorption, heat will release, ये लिखा जा सकता है heat will release, and this heat of adsorption यूटिलाइज, इसका कहां यूज होगा, यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज या इनहेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आती है। ये क्या काम करेगा, ये केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करेगा। जो एड्सॉर्प्शन के थ्रू हीट रिलीज हो रहा है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये करेगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को उसको इनहेंस कर देगा। ठीक है, तो ओवरऑल बेसिकली हम लोग का जो है कैटलिस्ट किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, जो हेट्रोजीनस कैटलिसिस है। ध्यान रहे बिकॉज सरफेस फिनोमिना हम लोग उसी में देखेंगे, एड्सॉर्प्शन उसी में देखेंगे, इस वजह से हम लोग बोल रहे हैं। तो ये तो हम लोग का रहा ओल्ड थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट। आगे हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न थ्योरी कैसे बोलता है, किस तरीके से फंक्शनिंग होती है, थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल किया हुआ है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटलिसिस ने हेल्प लिया ओल्ड थ्योरी, ये गलत नहीं है, लेकिन इसका हेल्प लेके थोड़ी चीजों को और ज्यादा वेल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटलिसिस क्या बोलता है। पहले आप ओल्ड थ्योरी ऑफ कैटलिसिस लिख लो। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटलिसिस। ध्यान रहे कि ओल्ड थ्योरी ऑफ कैटलिसिस गलत नहीं था, बट उसने चीजों को वेल एक्सप्लेन नहीं किया और क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया था, अदरवाइज वो भी थ्योरी करेक्ट था। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटलिसिस ये किस पे बेस्ड है, तो बेस्ड है ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, बेस्ड ऑन ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी एंड इन दोनों को कॉम्बिनेशन से बेसिकली आता है, एंड इंटरमीडिएट। ठीक है, ये थोड़ा और चीजों को डिटेल करता है थ्रू द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। ये जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटलिसिस है, बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, ये थोड़ा सा चीजों को और ज्यादा वेल एक्सप्लेन कर देता है कि ये चीजें हैं। तो बेस्ड ऑन ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी प्लस दोनों का कॉम्बिनेशन है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। ड्यूरिंग द रिएक्शन एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करके आएगी। है क्या बेसिकली, इसको समझना। पहला जो स्टेज है, मतलब मैकेनिज्म में डिस्कस करने जा रहा हूं, ये तो समझ में आ गया कि किस पे बेस्ड है ये मॉडर्न थ्योरी। इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, वन बाय वन स्टेज। तो पहला क्या होता है कि डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट to the surface
डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। क्या होगा कि जो रिएक्टेंट है ये जाकर डिफ्यूज होगा, क्लोज आएंगे, एक दूसरे के क्लोज आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बिकॉज हम लोगों ने पहले ही बोला था कि जो सरफेस पे रहने वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये इनका थोड़ा सा अनबैलेंस फोर्स की वजह से, हम लोगों ने पहले ही मेंशन किया था कि अनबैलेंस फोर्स की वजह से अट्रैक्शन काम करेगी। तो जो है डिफ्यूज होने जा रहा है जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, पॉइंट को आप लिखते चलो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, जो कैटलिस्ट होंगे उनके सरफेस पे ए एड्सॉर्ब हो जाएंगे। अब ये सी बात है कि ये तो हम लोग का सिमिलरली एड्सॉर्प्शन जो थ्योरी है, ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी, इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल है वो जाकर एड्सॉर्ब होंगे सरफेस पे। ठीक है, अब ये जो थर्ड पार्ट है इसके बारे में जो ओल्ड थ्योरी है इसका कैटलिसिस का, वो एक्सप्लेन नहीं करता। क्या बोलता है ये? द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस, या ऐसे लिखा जा सकता है ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट takes place through formation of intermediate compound या intermediate product बोल सकते हो, intermediate compound, through the formation of intermediate compound। ये स्टेज, ये चीज हम लोग एक्सप्लेन करते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटलिसिस में। ये ओल्ड थ्योरी ऑफ कैटलिसिस का पार्ट नहीं था, यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कशन में रखते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म करके आने जा रहा है या इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करके आ रहा है। अभी हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू भी और ज्यादा डिटेल कर देंगे। ठीक है, थर्ड फोर्थ क्या स्टेज होगा? अब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर गया, उसके बाद क्या होगा कि डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट। ठीक है, डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट फॉर्म कर गया, क्योंकि अब एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म किया, उसके थ्रू जो प्रोडक्ट फॉर्म किया फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, यहाँ से अब डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जो रिएक्शन प्रोडक्ट बन के आएगा अब डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, थ्रू एंड कैटलिस्ट। अब देखो, अब जैसे ही ये सरफेस छोड़ेगा तो अब ऐसा कैसे कि जो ये साइड पे रिएक्शन हुआ था कैटलिस्ट का, वो फ्री हो जाएगा। तो देयर बाय मेकिंग सरफेस, देयर बाय मेकिंग सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अब जो है अगर जैसे ही ये रिजॉर्प्शन हो जाएगा रिएक्शन का प्रोडक्ट का फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, अब वो फ्री हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा ताकि फर्दर आगे रिएक्शन हो जाए। तो मेकिंग द सरफेस अवेलेबल अगेन फॉर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आती है। उसके बाद जो है सिंपल सा कैसे कि फिफ्थ स्टेज क्या हो जाएगा कि अब वहां से जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है डिफ्यूज हो जाएगा। तो डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, तो ये स्टेज है, बहुत सिंपल सा स्टेज है। क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये जाकर डिफ्यूज होना शुरू हो गए, स्ट्राइक करना शुरू कर गए जो सरफेसेज है, और वहां पे जाकर ये एड्सॉर्ब हो गए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो सॉलिड सरफेस है, जो कैटलिस्ट का सरफेस है, वहां पे जाकर एड्सॉर्ब हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनके बीच में जब एड्सॉर्ब हो गए तो जो रिएक्टेंट्स हैं इनके बीच में केमिकल रिएक्शन अकर हुआ, और केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया।
अब फोर्थ उसके बाद जो है ये जो प्रोडक्ट बने हुए हैं आपस में रिएक्शन करके, तो इन दैट केस वहाँ से डिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, डिजॉर्प्शन होगा और जो प्रोडक्ट के फॉर्म है ये रिलीज हो जाएंगे। देन जो है प्रोडक्ट जो फॉर्म करके आए इसका डिफ्यूजन होगा, और जैसे ही डिफ्यूजन होगा इस सरफेस से दूर चले जाएंगे और हमारा प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है उसका बस ये रोल रहा कि वो सरफेस प्रोवाइड किया सच दैट कि मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ये जाकर एड्सॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोग तो ओल्ड थ्योरी ऑफ कैटलिसिस में डिस्कस किए कि जाकर एड्सॉर्ब हो रहे हैं जिसकी वजह से रिएक्शन अकर हो रहा है। यहाँ में थोड़ा सा और डिटेल किया इस चीज़ को कि जब ये एड्सॉर्ब हुए तो इनके बीच में एक रिएक्शन हुआ जिससे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो जो नई चीज़ इसमें है ना यही है कि अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटलिसिस बोलता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू वीडियो के थ्रू थोड़ा सा इसको समझेंगे कि हाँ किस तरीके से ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटलिसिस एक्सप्लेन करता है जो हम लोग का कैटलिसिस फिनोमिना है। तो पहले आप इसको नोट डाउन करो। तो हम लोग मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटलिसिस को थ्रू डायग्राम समझ लेते हैं कि किस तरीके से फिनोमिना ओवरऑल अकर हुआ है, जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटलिसिस है। ठीक है, तो यहां देखिए आप, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं लाइक दिस, यहां पे ये हमारा कैटलिस्ट हो गया। ठीक है, अब इस कैटलिस्ट की खासियत क्या है ये थोड़ा सा आप समझना। इस तरीके से ये हमारा कैटलिस्ट हो गया। अब ये कैटलिस्ट की खासियत क्या है कि ये तो हर तरीके से बॉन्डेड होगा, अपनी वैलेंसी कंप्लीट किया होगा, लेकिन यहाँ पे ये वैलेंसी फ्री होगी। जैसे इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ कुछ इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे इसकी वैलेंसी ये फ्री वैलेंसी। तो बेसिकली क्या है कि ये जो फ्री वैलेंसी है ये साइट प्रोवाइड जहाँ पे जाकर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ओवरऑल जैसे क्या होगा कि जो करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट है, जैसे मैं इसमें ले लूँ ए और बी, ये क्या करेंगे ए और बी आप रिएक्शन पे जाएंगे और इस साइट पे जाकर रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा सकता है कि इसके पास में फ्री वैलेंसी, ठीक है, ये वैलेंसी फ्री है, ये मेंशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आप कैटलिस्ट सरफेस, जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स है इसकी वैलेंसी फ्री नहीं होगी, जो बल्क में होगा, लेकिन जो सरफेस वाले होंगे उसकी वैलेंसी फ्री होगी। तो कैटलिस्ट सरफेस विथ फ्री वैलेंसी, ठीक है, कैटलिस्ट सरफेस विथ फ्री वैलेंसी। अब यहां पे जाकर ए और बी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, देखना आप कैसे होंगे। इसको मैं रिप्रेजेंट करूं लाइक दिस, ये सरफेस पे जाकर एब्जॉर्ब हो गए, ए यहां पे बॉन्ड बना लिया, बी बना लिया, और इस तरीके से यहां पे सिमिलरली और भी बॉन्ड बन सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको फ्री रखता हूं। अब होगा क्या, देख सकते हो कि यहां पे जो बेसिकली हो रहा है कि यहां पे ये एड्सॉर्प्शन अकर हुआ। कौन सा, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं इनका एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस हुआ इस पर्टिकुलर फिनोमेना। जो है ये हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेट एड्सॉर्प्शन अकर हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इनके बीच में रिएक्शन अकर होगा, ए और बी के बीच में रिएक्शन अकर होगा। तो ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करेंगे थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। ये आपस में रिएक्ट करेंगे लाइक दिस, ठीक है, ये आपस में रिएक्शन में गए इस तरीके से, और यहाँ पे ए और बी, ठीक है, ये आपस में एक नया बॉन्ड फॉर्म, ठीक है, एक बॉन्ड फॉर्म किया। तो बेसिकली यही हमारा कहलाता है, ये कहलाता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिसपे हमारी थ्योरी बेस्ड है। इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद लास्ट वही स्टेज है कि यहाँ से इंटरमीडिएट कंपाउंड के बाद यहाँ से डिजॉर्प्शन अकर होगा, और डिजॉर्प्शन के बाद जो हमारा कैटलिस्ट सरफेस, ये सरफेस ऐसे ही रह जाएगा लाइक दिस, ठीक है, अनरिएक्टेड, अनचेंज, ये सरफेस रह गया, और जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब फिर से इसकी वैलेंसी फ्री हो गई, फ्री वैलेंसी। अब जो प्रोडक्ट है ए और बी के बीच में ये बॉन्ड गया, तो यहाँ पे हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट फॉर्म कर गया। तो ओवरऑल देख सकते हो कि जो हम लोगों ने मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटलिसिस बोला उसी को हम लोग यहाँ पे डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो वो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पे जो कैटलिस्ट है इसके पास में फ्री वैलेंसी, तो मेटल जो भी होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स उनकी वैलेंसी फ्री होती है, और यहाँ पे ये जाकर ए और बी जाकर रिएक्ट करता है इस फ्री वैलेंसी के साथ में। फ्री वैलेंसी के साथ एड्सॉर्ब होगा, एड्सॉर्ब होने के बाद ए और बी में आपस में रिएक्शन होगा, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिस जो कि हम लोग बोल रहे हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो बेसिकली क्या है कि ए और बी के बीच का जो रिएक्शन हो रहा है वो मेटल सरफेस पे ही हो रहा है। उसके बाद यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो डिजॉर्प्शन के थ्रू, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो डिजॉर्प्शन के थ्रू यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म कर जाएगा, और
फाइनली आपको ये प्रोडक्ट दे देगा। तो ओवरऑल जो कैटलिस्ट का रोल यही रहा कि सरफेस प्रोवाइड कर सके ताकि रिएक्शन को, जो रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज करने का काम करता है। कैटलिस्ट का यही रोल रहता है। तो ये आप देख सकते हो। सिमिलरली अभी हम लोग एक लास्ट में वीडियो देखते चलेंगे जो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन है या एल्काइन किस तरीके से मैकेनिज्म फॉलो होता है, उसको उसके थ्रू थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से रिएक्शन अकर हो रहा है। कुछ नोट्स पॉइंट आप लास्ट में लिखते चलो कि क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कि मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कैटलिसिस के थ्रू क्या रिजल्ट देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पॉइंट लिख सकते हो कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस, जो सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस हैव फ्री वैलेंसी which provide seed for chemical reaction। ठीक है, सीड फॉर केमिकल रिएक्शन। तो ये सीड प्रोवाइड करेगा केमिकल रिएक्शन के लिए जो हमारा सरफेस जो कैटलिस्ट मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस, जो कैटलिस्ट की बात मैं कर रहा हूँ कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी वैलेंसी फ्री है। ये वैलेंसी फ्री है, फ्री वैलेंसी किसी से बॉन्डेड नहीं है, और ये जाकर जो है फ्री सीड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। और क्या मेंशन कर सकते हैं इसमें पॉइंट को, तो ये लिखा जा सकता है दिस थ्योरी एक्सप्लेन, ये डिटेल कर देता है व्हाई कैटलिस्ट रिमेन। देख सकते हो कि ये थ्योरी बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता है कि व्हाई कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज। ठीक है, अनचेंज इन मास में भी कोई चेंज नहीं होगा, कैटलिस्ट के मास में भी कोई चेंज नहीं होगा, एंड केमिकल कंपोजिशन, मास एंड केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो भाई मास में कोई चेंज नहीं हुआ कैटलिस्ट की, ये तो देख रहे हो कि फाइनली जो कैटलिस्ट है वो उसी फॉर्म में आ रहा है जिस फॉर्म में ये पहले था। ठीक है, वैलेंसी इसकी फ्री हो जा रही है फिर से, तो केमिकली कोई चेंज नहीं हुआ और मास में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसा था कैटलिस्ट उसी तरीके से रहा। ठीक है, बता सकते कि क्या होता है कि कभी कभी हम लोग मेंशन कर दें कि इसका जो एक्टिविटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। जो अगर लॉन्ग टाइम के लिए यूज किया जाए कैटलिस्ट की तो एक्टिविटी में डिक्रीज होगा, वो हायर पार्ट का डिस्कशन होता है, हायर लेवल का डिस्कशन होता है कि किस तरीके से अफेक्ट होगा। बट हम लोग यही मान के चलेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन होगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन द कैटलिस्ट विल रिमेन इन द ओरिजिनल फॉर्म, जिस तरीके से स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन में था उसी फॉर्म में ये फाइनली रिएक्शन के बाद में भी रहेगा। लास्ट एक पार्ट होता है कि ये इट डज नॉट एक्सप्लेन, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं करता, इट डज नॉट एक्सप्लेन एक्शन ऑफ कैटालिटिक प्रोमोटर एंड पॉइजन, कि पॉइजन और प्रोमोटर किस तरीके से काम करते हैं, ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटलिसिस से नहीं पता चल पाता। लेकिन अगर मैं बोलूं ओवरऑल अगर आइडिया जस्ट आप दिमाग में ये रख सकते हो कि पॉइजन क्या, बेसिकली आपको क्या चाहिए, आप अगर रिएक्शन तेज होना चाहिए, रिएक्शन फास्टर होना चाहिए, तो इसके साथ ज्यादा से ज्यादा वैलेंसी फ्री होनी चाहिए। जो हम लोगों ने शुरू में बोला था कि ज्यादा से ज्यादा अगर सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा से ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर एड्सॉर्प्शन होगा तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोमोटर और पॉइजन का, तो प्रोमोटर एक्टिविटी को कैसे बढ़ाता है, इस चीज से समझा जा सकता है कि नंबर ऑफ जो साइट्स हैं जिसपे कि रिएक्शन अकर हो रहा है उस नंबर ऑफ साइट्स को इंक्रीज करेगा प्रोमोटर। लेकिन अगर मैं पॉइजन की बात करूं तो पॉइजन नंबर ऑफ साइट्स को डिक्रीज कर देता है। तो एक बार सिंपल सा आइडिया आप दिमाग में रख सकते हो कि प्रोमोटर और पॉइजन किस तरीके से काम करते हैं। ऑल तो ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटलिसिस से एक्सप्लेन नहीं होता है, बट ये दिमाग में आइडिया लग सकते हो कि चूंकि जो कैटलिस्ट है ये सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, सरफेस में साइट्स होंगे जिसपे कि एड्सॉर्प्शन फिनोमिना अकर होगा। अब प्रोमोटर ये काम करता है कि नंबर ऑफ साइट्स को इंक्रीज करने का काम करता है, वेयर एज द पॉइजन ये नंबर ऑफ एक्टिव साइट को डिक्रीज करने का काम करता है, जिसकी वजह से एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज इन द केस ऑफ प्रोमोटर, इट इज गोइंग टू डिक्रीज इन द केस ऑफ पॉइजन। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो हम लोग मेंशन किए कि एड्सॉर्प्शन थ्योरी किस तरीके से काम करता है हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। ठीक है, तो हम लोग आज जो है आज का डिस्कशन यहीं पे एंड होता है कि किस तरीके से कैटलिस्ट क्या होता है, पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया, और कैटलिस्ट का एक्शन कैसे होता है हेट्रोजीनस कैटलिसिस में, क्योंकि यही सरफेस फिनोमिना का एक एग्जांपल है, इस वजह से हम लोग इस पे फोकस किया और इसके डिटेल किए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।